मीडिया पर एक मीम बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तानी भी अपना एक रॉकेट लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं दिमाग के साथ खेलने बैठा तो फिर ऐसा खेलूंगा कि ऑरेंज हिंदुओं का हो गया, ग्रीन मुसलमानों का हो गया, व्हाइट हो गया माइनॉरिटी का। फाड़ के दिखाओ मुसलमानों का कलर। देखो, दिमाग के साथ खेलना फिर हर किसी को आता है। आपने ये भी बोला जा रहा है कि झंडे पर चांद का होना और चांद पर झंडे के होने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। डॉक्टर हमने बनना है तो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की रेशो जो है वो बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में, फिर हम एंटी साइंस कैसे हैं? ये एवोल्यूशन, ये बायोलॉजी की किताब, डार्विन की थ्योरी लेके पहले पढ़ा के पर नीचे बोल देते हैं झूठ है, हम इसीलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये झूठी है। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, दुनिया की पहली लिविंग थिंग्स इसके ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हमारे साथ दिव्य कुमार ने ज्वाइन किया है जिनका ताल्लुक पाकिस्तान की माइनॉरिटी है। आप सब इनको जानते हैं क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल है। तो थैंक यू सो मच दिव्य, आपने ज्वाइन किया, अपना वक्त निकाला। आपके कीमती रिव्यूज बहुत मैटर करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मुझे बुलाने। थैंक यू सो मच। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो बेसिकली यूएई और भारत से रिलेटेड है कि रुपी दिरहम पैक्ट एक साइन हो चुका है, ऑफिशियली हमारे सामने आ चुका है। तो इस पर आपके रिव्यूज लेने वाली हूँ। और दूसरी बात ये कि चंद्रयान 3 भारत ने जो है वो लॉन्च किया है और सोशल मीडिया पर, भारतीय मीडिया पर एक मीम बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तानी भी अपना एक रॉकेट लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं बट अनफॉर्चुनेटली नाकाम हो गए हैं। तो इन दोनों टॉपिक्स के बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले हम बात करते हैं रुपी दिरहम के बारे में। देखिए, इंडिया के वैसे भी 40 मुल्कों में यूपीआई चल रहा है और 22 मुल्कों में इंडियन रुपी चल रहा है। यूएई के साथ पहले से यूपी में ट्रेड था जो, लेकिन इस बार जो मुआहदा हुआ है कि अब रुपी और धर्म का यूसेज पहले जितना था उससे ज्यादा बढ़ाया जाए। दूसरा जो इनका था कि इंडियन सॉफ्टवेयर जो ट्रांजैक्शनल बैंकिंग सॉफ्टवेयर होते हैं और जो दुबई का अपना सॉफ्टवेयर है उसको भी उनकी यूसेज को बढ़ाया जाए, स्विफ्ट के ऊपर डिपेंडेंसी कम की जाए जो अमेरिकन सॉफ्टवेयर है। तीसरा आईआईटी दिल्ली का था कि वो अपना कैंपस खोलेंगे अबू धाबी में। आ, हम्म। बाकी जो इंडिया के, आज सुबह कोई खबर आई है इंडिया ने अभी इंडोनेशिया के साथ भी कोई डील वील साइन कर ली है इंडियन रुपी की और यूपीआई की ट्रेड में। तो कल परसों शायद इंडोनेशिया 23वां मुल्क बन जो इंडियन रुपी यूज कर रहा होगा। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। इंडिया ने डी डॉलराइजेशन बहुत अक्लमंदी के साथ शुरू की लास्ट ईयर जुलाई में। आज हम जुलाई में बैठे हैं तो एक साल इंडिया को 16 जुलाई को यूज शुरू की थी, आज 17 जुलाई है, तो बेसिकली आज पूरा एक साल कंप्लीट होता है। और एक साल में 22 मुल्क तो आपके इंडियन रुपी यूज कर रहे हैं। बस अब इंतजार इंडिया का यही है कि 50 मुल्कों में कब चलता है, क्योंकि जब 50 मुल्कों में इंडियन रुपी चलेगा तो वो इंटरनेशनल करेंसी हो जाएगी इंडियन रुपी। फिर पाकिस्तानी स्टेट बैंक वालों को भी रखनी पड़ेगी इंडियन रुपी, मजबूरी बन जाएगी। मैंने एक और सवाल आपसे इसके साथ ही किया है कि जिस तरीके से वहां पर चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, भारतीय मीडिया पर मीम वायरल हो गई है कि पाकिस्तानी जो है वो अपना एक रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं। और साथ ही साथ एक और भी चीज दिखाई जा रही है कि जब पाकिस्तान में भारत के खिलाफ पढ़ाया जाएगा उसके साथ भी एक वीडियो अटैच की गई है कि हमारे स्कूल्स में एक तरफ पाकिस्तान का झंडा और एक तरफ भारत का झंडा लगाया हुआ है और हम स्टूडेंट्स को कह रहे हैं कि आपको प्राइज दिया जाएगा अगर आप भारत के झंडे को तलवार से फाड़ते हो। तो आपको क्या लगता है कि वाकई हम लोगों ने इतनी नफरत अपने अंदर बढ़ा दी है कि आज हम तरक्की से बहुत पीछे रह गए हैं? क्या वाकई हमारा फोकस सिर्फ भारत को डिग्रेड करने में ही लगा रहा है 75 सालों में और हमने किसी चीज में तरक्की नहीं की, इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए? क्या कहते हैं आप? देखिए, बात रही उस रॉकेट की, तो 2018 की वीडियो है पीटीआई के झंडे का जो वो बनाया हुआ है। तो वो हॉट एयर बलून है, अच्छी बात है। थोड़ा सा हॉट एयर बलून को बड़ा करके टूरिज्म में यूज किया जाए तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। बाकी तो पाकिस्तान के अलावा पाकिस्तान ये भी कर ले तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हॉट एयर बलून की भी टेक्नोलॉजी अगर पाकिस्तान के पास आ जाए तो बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक हमारे पास वो टेक्नोलॉजी भी नहीं है। बात रही फिर बाकी जो आपने बात की कि स्कूल की किताबों में, वो ये चीज़ मैंने अभी तक देखी नहीं है, मुझे पता नहीं है कि क्रॉस करना है कि माउस को फाड़ना है, क्या करना है। पर नहीं मुझे नहीं, एक एक एक्टिविटी हो रही थी वहां पर, एक एक्टिविटी हो रही थी वहां पर। एक्टिविटी हो रही थी तो सही है, पर मुझे भी दिमाग के साथ खेलना आता है। दिमाग के साथ खेलना क्या सिर्फ पाकिस्तानियों को आता है? तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो इंडिया की जो फिलॉसफी थी कि भाई जो ऑरेंज कलर है वो आपकी ग्रोथ को दिखाता है, व्हाइट कलर जो दिखाता है पीस को, और ग्रीन कलर दिखाता है एग्रीकल्चर को। मैं दिमाग के साथ खेलने बैठा तो फिर ऐसा खेलूंगा कि ऑरेंज हिंदुओं का हो गया, ग्रीन मुसलमानों का हो गया, व्हाइट हो गया माइनॉरिटी का। फाड़ के दिखाओ मुसलमानों का कलर। देखो, दिमाग के साथ खेलना फिर हर किसी को आता है। ब्रेन वॉश करना है तो फिर मैं भी ब्रेन वॉश कर सकता हूँ।
बाकी क्या पाकिस्तान ने नहीं भी करता तो कौन, क्या फर्क पड़ता? पाकिस्तान क्या कौम क्या कर रही है? पाकिस्तान के बच्चे कौन से कॉम्पिटिटिव है? ईरान के साथ कंपटीशन कर सकते हैं आप लोग? नहीं। आप अफगानिस्तान के साथ कर सकते हैं? नहीं। तो दुनिया के साथ क्या करेंगे? और इंडिया की तो बात ही छोड़ते हैं। आप बांग्लादेश अफगानिस्तान के साथ नहीं कर सकते, ईरान के साथ नहीं कर सकते। 40 साल से ब्लैकलिस्ट हुआ पड़ा है वो मुल्क। 40 साल से वो मुल्क के ऊपर सैंक्शन लगे हुए हैं। अफगानिस्तान ने कल तेल के कुएं में वो ड्रिलिंग शुरू कर दी हफ्ता पहले। वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना रहे हैं अमेरिकन बेसिस को। उनका अफगानिस्तान में डॉलर कोई 100 रुपीज के आसपास कोई उनका एक्सचेंज रेट है। हमारा 272 है। आप लोग अफगानिस्तान के साथ कंपेयर करें तो ज़्यादा बेहतर है। वो तुर्कमेनिस्तान से गैस लेके आ रहे हैं, रशिया से ऑयल लेके आ रहे हैं। आप लोग अफगानिस्तान के भी काबिल नहीं है। तो इंडिया से क्या बंदा कंपेयर करे? और नफरत सिखाना तो, नफरत की बेस पे तो मुल्क बना था, तो नफरत तो सिखानी पड़ेगी ना। बुनियादी नफरत है ना। नफरत खत्म हो जाएगी फिर मुल्क की बुनियाद ही नहीं रहेगी, और आपका मुल्क टूटेगा। तो नफरत आपके मुल्क को जोड़ के बैठी हुई है। विवेक, यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हर महीने ही अगर हम बात करते हैं तो इंडियन रुपी से रिलेटेड कोई ना कोई खबर हमारे सामने आ रही होती है कि इस मुल्क के साथ इंडियन रुपी में ट्रेड हो रही है या मुआहिदे तय हो रहे हैं। पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तानी रुपी से रिलेटेड हमें सिर्फ यही सोशल मीडिया पर या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया पर खबर देखने को मिलती है कि डॉलर का रेट इतना बढ़ गया है, रुपए की कदर इतनी घट गई है। ऐसा क्यों? पाकिस्तान की इकोनॉमी क्या बनाती है? आप बाहर से लोन पे, आपके पास तो पैसे आ रहे हैं, तो डॉलर कहाँ से आपका कम होगा? ये भी शुक्र है कि लोन पे भी कम हो ही जाता है, कि बाकी कमाएंगे तो कम होगा ना। लोन पे ही तो खुशखबरियां दी जा रही हैं। ऐसा पाकिस्तान के पास ना गोल्ड है, गोल्ड बैक करेंसी नहीं है ना आपकी। और आप लोग डॉलर ही रखते हैं, डॉलर के अलावा आप लोग कुछ रखते नहीं है। डॉलर बैक करेंसी है तो फिर वैसे तो आपको डॉलर चाहिए। आपके स्टेट बैंक के पास डॉलर कितने हैं? और जो हैं वो भी सारे बाहर के ही रखे हुए हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता अंदर हैं कितने, उसमें से पाकिस्तान के कितने हैं मुझे इसका भी नहीं पता। और फिर जितने आपके स्टेट बैंक में, मेरे ख्याल से कुछ 9.5 या 10 अरब के करीब करीब हैं टोटल। और आपके जो लोन आपको अगले 3 सालों में पे करना है वो $70 बिलियन है। तो आपके डॉलर कहाँ से कम होगा रेट? फिर आप एक्सपोर्ट क्या करते हैं? आपके एक्सपोर्ट्स खत्म हो चुके हैं। इंडिया तो अपनी गोल्ड बैक करेंसी भी करता जा रहा है। इंडिया सिर्फ डॉलर नहीं रखता है, इंडिया अपने फॉरेन एक्सचेंज में वो गोल्ड भी रखता है, वो यूरो भी रखता है, वो बहुत सारी और करेंसीज भी रखता है साथ ही साथ। हम लोगों को सिर्फ डॉलर्स नहीं देता। आप अभी उनके गोल्ड रिजर्व को तो चेक करें। अभी तो वो अपने गोल्ड और बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि उनको ब्रिक्स की करेंसी लॉन्च करनी है। उनको अपनी करेंसी, अगर डी डॉलराइजेशन के लिए आपको गोल्ड बैक करेंसी चाहिए, वो अब आहिस्ता आहिस्ता करते जा रहे हैं अपनी गोल्ड बैक। हम लोग कहाँ से लाएंगे गोल्ड? भीख मांग के लाएंगे या स्मगल करके? ये तो सवालिया निशान है कि हम लोग लाएंगे कहाँ से। आपको क्या लगता है कि अगर इस वक्त बात की जाए पाकिस्तान की, तो हम लोग बार बार जाते हैं आईएमएफ के पास, हम लोग लोन्स वहां से लेते हैं, मगर लोन मिलने के बावजूद हम लोग कहते हैं कि काश हमें $1 बिलियन और मिल जाता, तो हमारे हम मुल्क पर उसको लगा देते और हमारे मुल्क में कुछ डेवलपमेंट हो जाती। तो क्या लगता है ये जो सारे लोन्स आ रहे हैं ये जा कहाँ पर रहे हैं? क्योंकि हम लोग तो उसके बाद भी मांगना बंद नहीं करते हैं। इंडिया की अगर बात करते हैं तो लास्ट टाइम 1990s में इंडिया आईएमएफ के पास गया था। उसके बाद अब तक कोई नामो-निशान नज़र नहीं आया कि इंडिया ने कभी आईएमएफ का दरवाज़ा भी खटकाया हो। तो क्या लगता है आपको कि इतना डिफरेंस पाकिस्तान और भारत में क्यों है? कि आज उनके हमें प्रोजेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, उनकी इंडियन करेंसी की रिस्पेक्ट है, ट्रेड हो रही है, उसमें पैक्ट साइन हो रहे हैं, और अगर हम अपनी बात करें तो हमारे लिए सिर्फ न्यूज़ ही ये चल रही होती है कि हमें लोन मिल गया है और हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं अपनी कंट्री में। तो इंडियंस ने मेहनत की है ना, इंडियंस ने काम किया है हर फील्ड में, हर सेक्टर में। पाकिस्तान बैठ के अगर यही करता रहेगा, जाहिर सी बात है जो हमारे फाउंडर ऑफ द कंट्री जो हमें सिखा के गए हैं तो वही हम करेंगे। जिन्होंने भी तो आते ही पहले क्या किया था? 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ। सितंबर में ज़मीनें बेच रहे थे यूएस कॉन्सुलेट वालों को, और यूएस से आपने इमदाद मंगवाई थी गंदम की। तो गंदम क्या तब नहीं उग रहा था क्या पाकिस्तान में? गंदम तो पंजाब तो पाकिस्तान के पास ही था ना। तो गंदम की इमदाद क्यों मंगवाई थी? मेरे को तो आज तक यही चीज समझ में नहीं आ रही, मेरे दिमाग में आज तक ये लॉजिक नहीं बैठ रहा। पता नहीं वो इमदाद मंगवा के बेच दी होगी, एक्सपोर्ट कर दी होगी जिन्हों ने। तो मेरी तो समझ से बाहर है। तो जो सिखाएंगे तो वही होगा। जो फाउंडिंग ने मेंबर ने क्या किया, पहले दिन से जो जमीनें बेच रहे हैं पाकिस्तान की बैठ के यूएस कॉन्सुलेट को।
तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आज 75 साल बाद हम क्या कर रहे होंगे? लोन्स हमें, आप एक लोन लेते हैं दूसरे लोन को उतारने के लिए, अब आपको वो लोन उतार, फिर जो लोन आपने लिया था उसको उतारने के लिए फिर आप तीसरा लोन लेते हैं। ये तो एक विशियस साइकिल है जो कभी अनएंडिंग है। इसका एंड एक ही तरीके से कि आप लोग डिफॉल्ट करार देके बैंकरप्ट हो जाएं, ताकि आपके लोन तो माफ हो, ताकि इकोनॉमी को आप जीरो से रीस्टार्ट तो कर सकें। इस तरह तो ये कभी खत्म ही नहीं होगा, ये आसमान से आएंगे क्या आपके ऊपर? आपका कितना कर्जा है पाकिस्तान का? मेरे ख्याल से 134 बिलियन डॉलर है एक्सटर्नल, 134 बिलियन। तो इतना अगर आपका कर्जा है तो ये आसमान से तो आने से रहे, दुनिया आपको देने से रही। ठीक है, या तो मकादे पे चढ़ा दें, जैसे एग्रीकल्चर जमीन मकादे पे चढ़ा देते हैं, ये एक वो तरीका है, या तो फिर आप डिफॉल्ट कर दें ताकि एटलीस्ट लोन तो माफ हो, जीरो से स्टार्ट करें। और जीरो से स्टार्ट करने की भी शर्त यही है कि भाई लोन अगर आप माफ करवाते हो जीरो से स्टार्ट करने के बाद, कम से कम ये हुक्मरान वापस नहीं आने चाहिए, कोई नए लोग आए तो ये आके फिर वही करेंगे। बिल्कुल। अभी यहाँ पर एक मैं एग्जांपल देना चाहूंगी, एक मिसाल देना चाहूंगी कि इंडिया के एक सिंगर है मीका सिंह, वो एक बाहर कंट्री में गए और वहां पर उनका एक मॉल में जितना भी खाना पीना या फिर शॉपिंग हुई, उन्होंने इंडियन करेंसी में पे किया और वो करेंसी एक्सेप्ट भी वहां पर की गई। अगर इसी बात का कंपैरिजन हम पाकिस्तान से करें, पाकिस्तान की करेंसी को कंसीडर, तो क्या हमारी तो स्पेशल चेकिंग वहां एयरपोर्ट्स पे की जाती है, हमारे लिए तो स्पेशल रिस्ट्रिक्शंस वहां पर लगाई जाती है। इतनी बेहतबारी क्यों है? तो पाकिस्तानी स्मगलिंग केसेस में तो सबसे ज्यादा पाकिस्तानी पकड़े गए हैं, तो पाकिस्तानियों का ही रिकॉर्ड है ना। 9/11 में भी जो लोग थे जिन जहाजों में उड़ के जो बम धमाके और बिल्डिंगों में घुसाए थे जहाज, उनमें से 11 लोग तो पाकिस्तान में ट्रेन हुए थे। तो पाकिस्तानी की तो चेकिंग होगी एयरपोर्ट पे। और ये तो आपको सिर्फ दो किस्से बताए। और मिक्का सिंह की जो आपने एग्जांपल दी है, वो जो लोकेशन थी वो थी कतर, मुस्लिम उम्मा, पाकिस्तान का ब्रदर कंट्री, तो वो उस एयरपोर्ट पे चल रही थी। और बात रही कि पाकिस्तान की करेंसी कहाँ चलेगी, पाकिस्तान की करेंसी आपकी पहले कहाँ से छप के आती थी, आपको ये पता है? स्टार्टिंग के आपके 5-6 साल आपकी पाकिस्तानी करेंसी इंडिया में छपती थी, आपके पास प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी करेंसी की। आपके सिक्के भावलपुर में छपते थे, भावलपुर की रियासत के जो राजा थे उन्होंने गिफ्ट की थी, और बाकी आपके नोट इंडिया से छप के आते थे। और इंडिया कोई पुराना नहीं है, इंडिया रिक्लेम कर रहा है। इंडिया इंडियन करेंसी 1972 या 73 तक, 73 तक, बुधा स्माइल तक, ठीक है, तब तक दुनिया के 22 मुल्कों में इंडियन करेंसी चलती थी। ये यूएई, कुवैत, बहरीन, दुबई, आपका कतर, यमन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, इन सब की करेंसी क्या थी? इंडियन करेंसी थी। उनके पैसे इंडिया से छपके जाते थे। यूएई, सऊदी ये गोल्ड देते थे इंडिया को, और इंडिया गोल्ड के बदले में नोट छाप के इनको देता था। इंडिया रिक्लेम कर रहा है, इंडिया इज नॉट ग्रोइंग, इट इज रिक्लेमिंग इट्स पोजीशन। अब आते हैं हम चंद्रयान 3 पर। जैसे कि मैंने आपसे स्टार्ट में ही सवाल किया कि उनके मीडिया पर हमारी जो है वो एक वीडियो वायरल की गई है और काफी ज्यादा मजाक यहाँ पर बनाया जा रहा है, और साथ में ये भी बोला जा रहा है कि झंडे पर चांद का होना और चांद चांद पर झंडे के होने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। आपको क्या लगता है कि हम अगर कोई भी चीज करने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, कोई भी हमारी तरफ से ऑफिशियली स्टेटमेंट आती है, उस पर अमल दरामद होने से पहले ही सोशल मीडिया पर जो है वो एक कोई ना कोई मीम वायरल हो गई होती है? क्या लगता है आज हम टेक्नोलॉजी की रेस में इतना पीछे क्यों रह गए हैं? क्योंकि आप लोगों ने अपने मुल्क को आइडियोलॉजी पे चलाने की कोशिश की है। मुल्क कॉन्स्टिट्यूशन और कानूनों पे चलते हैं, आप लोगों ने आइडियोलॉजी पे चलाने की कोशिश की है। उस आइडियोलॉजी ने पूरे मुल्क की आवाम को एंटी एजुकेशन कर दिया है, एंटी साइंस कर दिया है। आपको पता ही नहीं पता, लेकिन ये पाकिस्तान के एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट है जो एंटी साइंस हमने कैसे कर दिया है देविक? एंटी साइंस हमने कैसे कर दिया है? अगर अभी भी हम बात करें तो हर दूसरे बच्चे का रुझान होता है या तो इंजीनियरिंग में जाना है या तो डॉक्टर हमने बनना है। तो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की रेशियो जो है वो बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में, फिर हम एंटी साइंस कैसे हैं? आप 9th क्लास की पंजाब टेक्स्ट बुक की बुक उठाएं, 9th क्लास की भी बायोलॉजी की, चार्ल्स डार्विन की व्हाट इज बायोलॉजी, चार्ल्स डार्विन की एवोल्यूशन ऑफ थ्योरी बताई हुई है, उसके नीचे लिखा हुआ है ये सब झूठ है क्योंकि कुरान में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ये होता है एंटी साइंस, इस तरह कराया जाता है। ठीक है, फिर आप फिजिक्स पढ़ते हैं, उसके अंदर अर्थ के बारे में बताते हैं। पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की 9th क्लास की 10th क्लास की फिजिक्स की बुक उठाएं,
अर्थ गोल है पर नीचे लिखा हुआ है, कुरान में लिखा हुआ है जमीन चपटी है। इस तरह होता है एंटी साइंस। ये आपके न्यूक्लियर साइंटिस्ट जब जियाउल हक को जाके बोलते हैं कि मैं जिन में से बिजली निकालूंगा और पूरे पाकिस्तान को अगले 1000 साल तक बिजली मिलेगी जिन में से, और ये कौन बोलता है? न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो फॉरेन से पढ़ के आया है। ये होता है एंटी साइंस। अब्दुल सलाम को मुल्क से दरबदर कर दिया जाता है, नोबेल पीस प्राइज, नोबेल अवार्ड विनर, एक अहमदिया होने पे। इसको कहते हैं एंटी साइंस। एंटी साइंस ये होती है जब आपकी स्कूलों में और यूनिवर्सिटियों में अकाउंटिंग पढ़ाने वाले प्रोफेसर पूरा क्लास खत्म करके आखिर में बोले कि इंटरेस्ट रेट हराम होता है, वो होता है एंटी साइंस। ये होती है एंटी साइंस। आपके अच्छा ये मेडिकल, अगर आपकी मेडिकल साइंस की बात करें, पाकिस्तान में आपकी नसबंदी बंद है। नसबंदी को बैन किया हुआ है ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल ना हो सके। पाकिस्तान में पॉपुलेशन का कितना बड़ा क्राइसिस है, इतना अंदाजा भी है आप लोगों को? पाकिस्तान वैसे फटे ना फटे, पॉपुलेशन से जरूर फट जाएगा अगले 10-15 सालों में। आबादी का जो क्राइसिस है, पूरी दुनिया फिक्रमंद है कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन का करना क्या है, और हम लोग हैं बेपरवाह होके बैठे हुए हैं। हमारे इधर पाकिस्तान में फर्टिलिटी लैब्स नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हराम है, मौलवी ने फतवा दिया हुआ है। गांव देहातों में आज भी पोलियो की वैक्सीन नहीं लगती। दुनिया के गिनती के कुछ मुल्क हैं, उसमें से पाकिस्तान एक आता है जिस जहां पर अभी तक पोलियो कभी खत्म ही नहीं हो सका 100%। पोलियो वर्कर्स को गोलियां मार दी जाती हैं। ये होता है एंटी साइंस। देविका, आपने जो सारी बातें बताई हैं कि बायोलॉजी की किताब में थ्योरीज लिखी होती हैं, उसके नीचे ये लिखा होता है कि कुरान में इसके बरक्स लिखा हुआ है या इसके ऑपोजिट लिखा हुआ है। अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो मैंने तो अपनी स्टडी में कुछ इस तरह का पढ़ा नहीं। अगर मैंने नहीं देखा, मैं आपको तफसीरें देता हूँ। मैं जब भी किसी को तफसीरें देता हूँ वो वीडियो में लगाते नहीं, मैं आपको तफसीरें बुक्स की देता हूँ, आप इस वीडियो में लगाएं। मैं आपको पूरी बुक्स की तफसीरें देता हूँ। हम भी तो पाकिस्तान में पढ़े, हमें नहीं पता इधर क्या पढ़ाया जाता। इधर गधे प्रोड्यूस करने की फैक्ट्री है पाकिस्तान बेसिकली, पाकिस्तानी स्कूल्स जो है। लेकिन इन सब चीजों को ठीक कैसे किया जाए? कि आप बोल रहे हैं कि आपने ये सब पढ़ा है, हालांकि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा, क्योंकि आई वाज आल्सो द मेडिकल स्टूडेंट। हमें तो ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ाया गया अपने स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में या कॉलेजेस में। ये हाँ, रहा, एक चीज। ये रहा फिजिक्स का कुरान का 9th की टेक्स्ट बुक है। ये नीचे देखें, वुमेन रोल मॉडल, इसमें भी कुरान का नीचे दिया हुआ है। ये भी आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक की है। ये एवोल्यूशन, ये बायोलॉजी की किताब। डार्विन की थ्योरी लेके पहले पढ़ा के पर नीचे बोल देते झूठ है, हम इसीलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये झूठी है। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, दुनिया की पहली लिविंग थिंग्स, इसके ऊपर ये बुक। कुछ नहीं हो सकता पाकिस्तान का एजुकेशन से। एक चीज का मसला थोड़ी ना, आपको एजुकेशन सिस्टम सुधारना है तो आपकी नस्ल सुधरेगी। ठीक है, आपको अंदर उसके अंदर डिसिप्लिन लाना है तो आपको लॉ एंड ऑर्डर आपको स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। इकोनॉमी को अच्छे करने के लिए आपको पॉलिटिशियन, आपको पॉलिसीज लानी पड़ेंगी, लॉज लाने पड़ेंगे, आपको एक एनवायरनमेंट देना पड़ेगा। मैंने एक जो अपनी रिसर्च की थी वो बड़ी एक आपको शायद इररेलेवेंट लगे पर हमारी रिसर्च है, और वो हार्वर्ड में भी जाके वो ऐसी बहुत सी रिसर्च हुई है। दुनिया के उस मुल्क में बिजनेस और एफडीआई बहुत कम जाती है, फॉरेन इन्वेस्टर्स, जिन मुल्कों में अल्कोहल बैन है। वो मुल्क चाहे कितना भी टैलेंटेड हो, वहाँ की एजुकेशन सिस्टम चाहे कितना भी अच्छा हो, आपको पता है कुछ मुल्क ऐसे हैं जैसे दुबई है। दुबई में हर जगह आपको क्यों क्यों लगता है कि यूएई ने क्यों सबसे पहले शराब को क्यों लीगलाइज किया? तो दुबई को पता था शराब लीगलाइज करने से फॉरेनर्स आते हैं, टूरिस्ट आते हैं। ये एक पूरी प्रॉपर एक बिजनेस रिसर्च हुई है इंटरनेशनल लेवल पे, हर एक मुल्क के ऊपर। फीजी जैसा, कितना फीजी कितना मुल्क है, कितनी आबादी होगी फीजी की? 12 लाख 14 लाख, इतने तो लाहौर कराची के एक मोहल्ले में रहते हैं, एक एरिया में रहते हैं। वहां पर जब शराब लीगलाइज की गई उसके बाद वहां पर इन्वेस्टमेंट आना शुरू हुई। कुछ उन लोगों ने खास ऐसा नहीं किया था। ये पता नहीं एक अजीब सा है, अब इसको किस तरह हम जस्टिफाई करें ये तो हमें भी नहीं समझ में आता। पर ये एक है कानून कि पिछले 100 सालों में दुनिया ऐसे चल रही है। फिर आपके पास टेररिज्म है, फिर आपकी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है, रेड टेप है। रेड टेप जो ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्वमेंट होती है, तो बस धक्के खाते रहो, रिश्वतें देते रहो एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। पाकिस्तान में एक मसला नहीं, 1000 मसले हैं।
चलो आपके सारे मसले सही हो गए, फिर आपको डिप्लोमेसी भी तो चाहिए ना, डिप्लोमेसी भी अच्छी होनी चाहिए। बिजनेस आके मैन्युफैक्चर कर लेगा तो आप एक्सपोर्ट किसको करोगे? टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में लाना या बिजनेस लाना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है इंडिया टेक्नोलॉजी चलो लेके आ जाता है, को इंडिया टेक्नोलॉजी लेके आता है, वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि इंडिया के पास ऐसे लोग हैं जो उस टेक्नोलॉजी पे काम कर सकते हैं। कल पाकिस्तान को जेट इंजन की टेक्नोलॉजी अमेरिका दे देता है, पाकिस्तान में लोग हैं जो जेट इंजन बना सकते हैं, जो उस फैक्ट्री में काम कर सकें। जेट इंजन में नॉर्मल लेबर काम नहीं करती, जेट इंजन में स्पेशलाइज्ड इंजीनियर काम करते हैं, जो लेबर हमें दिखने में लेबर लगते हैं, पूछने जाओ तो इंजीनियर होता है कहीं किसी यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ। बहुत पढ़े लिखे लोग काम करते हैं हमारे पास, ऐसी है स्किल टैलेंट। हमारे पास एमआरओ फैसिलिटीज भी, एक ढंग की एमआरओ फैसिलिटी भी है। आपको पता है पाकिस्तान में अगर इंजन का मसला हो जाए तो हमारे इंजन दुबई जाके रिपेयर होते हैं एरोप्लेन के, ये पीआईए वगैरह के। बाकी जो बॉडी पे पेंट वेंट करना होता है, नीचे टायर बदलना होता है, वो पाकिस्तान में होता है। अगर इंजन में मसला आ जाए तो दुबई जाके हमारे जहाज रिपेयर होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो टैलेंट नहीं है, स्किल लेबर नहीं है। आप अभी दुनिया, पूरी दुनिया ऑटोमेशन की तरफ चली, पूरी दुनिया में अब आजकल ऑटोमेटिक मशीन वो फैक्ट्रियां आ गई हैं, लेबर कम है, रोबोटिक सिस्टम्स हैं, इंडस्ट्री 4.0 चल रहा है। ऐसी फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं हमारे पास जो रोबोट्स को कंट्रोल कर सकें, चला सकें। उसके लिए प्रॉपर डिप्लोमास होते हैं, 3-3 साल की ट्रेनिंग होती है।